को देख रहे थे और आधुनिकवाद की कड़ी में हम लोग विभिन्न नीतियों को देख चुके थे। सभी नीतियां हो गई है, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, न्यायिक हो गया है ना। अब हम लोग इस नीतियों के विरुद्ध के प्रतिक्रिया को देखेंगे। उन प्रतिक्रियाओं में दो प्रतिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कक्षा में बिहार का जनजातीय आंदोलन और किसान की प्रतिक्रिया, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। हालांकि आरंभिक दौर में नागरिकों की प्रतिक्रिया में एक सन्यासी विद्रोह की भी बड़ी भूमिका रही, और सन्यासी विद्रोह या नागरिक विद्रोह में बेलूथम्बी का विद्रोह, ये दो तीन काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इस कक्षा से, वह सवाल है लगभग जनजातियों की प्रतिक्रिया, और जनजातियों की प्रतिक्रिया की कड़ी में फिर हम लोग किसानों की प्रतिक्रिया को देखने का प्रयास करेंगे। यह एक ऐसा भाग है जिसमें किसानों और जनजातियों की प्रतिक्रिया को हम 1947 तक एक ही बार में देख लेंगे, क्योंकि आप यदि पिछले साल के क्वेश्चंस बैंक को बनाए होंगे बीपीएससी का, तो आपको अनुभूति हुई होगी कि अन्य राज्यों की जनजातीय प्रतिक्रिया कभी कभार पूछा जाता है। एक आध बार दक्कन किसानों की प्रतिक्रिया जो है सो, जैसे दक्कन रामोसी 1875, ये सब कभी कभार पूछा जाता है। लेकिन अधिकांश टाइम कोल, तमार, संथाल, मुंडा, ताना भगत, इसी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उन्हीं बिंदुओं को आपको फोकस करना चाहिए। इस क्रम में हम लोग आरंभ करते हैं प्रतिक्रिया। और मैं शुरुआती दौर में भी आपको बताया कि जो सरकार की नीतियां थी, वह सभी नीतियों के केंद्र बिंदु में क्या था? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को मजबूत बनाना। मतलब ब्रिटिशों के हितों का संवर्धन अधिक था तुलना भारतीय हितों के तुलना में। भारतीय हितों का कहीं भी पूर्ति नहीं हो रही थी। भू राजस्व व्यवस्था ही बनाया। भू राजस्व व्यवस्था पढ़ लिया क्या? भू राजस्व नहीं पढ़े हैं। भू राजस्व अभी मैं पढ़ा देता हूँ, पहले भू राजस्व ही पढ़ा देता हूँ। भू राजस्व व्यवस्था जो बनाया, भू राजस्व व्यवस्था में स्वरूप कुछ भी क्यों ना रहा, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्ती किया, रैयतवाड़ी व्यवस्था किया या महलवाड़ी व्यवस्था किया, स्वरूप कोई भी कुछ क्यों न था, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य था कि उच्चतम भू राजस्व का संकलन करना है। अस्थाई, जैसे जैसे हम सुधारात्मक भू राजस्व व्यवस्था अपनाते गए, अस्थाई बंदोबस्ती से हम रैयतवाड़ी शुरू किए, फिर नई जगह हमें जब हमने नियंत्रण में किया, पंजाब वगैरह में, तो फिर महलवाड़ी की शुरुआत हमने की। लेकिन सभी में जो लगान की दर थी वो क्या थी? उच्चतम थी। लगभग 60% तक लगान वसूल किया गया। जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्ती या इस्तेमारी व्यवस्था में तो 33 से 50%, 45% ही था, जबकि अन्य व्यवस्था में तो शुरुआती 40-45 से होती थी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था था। और साथ में उसमें एक कंपोनेंट जोड़ दिया गया था कि सरकार जब जब चाहेगी तब तब संशोधन कर सकती है। मतलब आशय साफ था कि हमें उच्चतम लगान लेना है। और आप 1857 के विद्रोह का यदि कारण की तलाश करेंगे तो पहला कारण आर्थिक ही था, और आर्थिक का पहला कारण जो था, पहला बिंदु जो था, वो उच्चतम लगान की दर ही थी। क्योंकि देश में अधिकांश क्या थे? किसान थे। हस्तशिल्प उद्योग, ब्रिटिश आर्थिक नीति और ब्रिटिश औद्योगिकरण के पृष्ठभूमि में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ध्वस्त हो चुका था। किसानों खेती पर निर्भरता बढ़ गई थी, और इस प्रक्रिया को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा गया था। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था? अनऔद्योगिकरण। इस प्रक्रिया को कहा गया था अनऔद्योगिकीकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसका आशय ही होता है कृषि पर बढ़ती निर्भरता। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे यही लाइन आपको मिलेगा। और इसमें क्या हुआ? इसमें डिक्लाइन,
उन्हें पतन किसका हुआ? तो हस्तशिल्प उद्योग का हुआ। तो कृषि और हस्तशिल्प उद्योग का जो ढांचा था, समन्वय था, सम्मिश्रण था, वो टूट गया। और टूटने के कारण खेती पर निर्भरता बढ़ गई और खेती में सुधार नहीं थे, बल्कि अधिक से अधिक लगान किसान अपने बलबूते पर जो भी उपज उत्पादन करता था उसका भी अधिकांश हिस्सा 50% से अधिक हिस्सा वो कौन ले लेता था? सरकार और उसके एजेंट ले लेते थे। ऐसा नहीं था कि रही अस्थाई बंदोबस्ती में यह ठीक था कि सरकार के दर कम थे अन्य अन्य की तुलना में, लेकिन जो आपका अतिरिक्त था वो जमींदार के ऊपर छोड़ दिया गया था। और जमींदार जो है वो समय समय पे वो किसानों से वसूलता था। तो कुल मिला जुला के तीनों व्यवस्था का स्वरूप एक ही था। और इस क्रम में जो मैंने अभी लिखाया कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप देखेंगे। आपकी जानकारी में है कि रेलवे का विकास हुआ 1853 में, लेकिन रेलवे का उद्देश्य क्या था? हमारे यहाँ से कच्चे माल को जो कृषि के वाणिज्यिकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, कपास की खेती इंडस टाइम में भी होती थी, लेकिन आधुनिक काल में जो कपास की खेती हुई उसको सीधे जोड़ दिया गया कहाँ से? लंदन से। और सूती वस्त्र का उत्पादन होने लगा कहाँ? लंदन में। और रेलवे का उद्देश्य था कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्र से कपास को हम क्या करेंगे, इसलिए देखा होगा कि आपने सबसे पहले रेलवे की शुरुआत भी हुई तो महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र था वो आपका कपास उत्पादक क्षेत्र है, जिसको हम उजला सोना कहते हैं। और ये दोनों जिस सॉइल में होता है उसको हम रेगूर मिट्टी कहते हैं, जो कपासी मिट्टी के नाम से या काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो क्षेत्र के दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रम में करेवा मिट्टी को नहीं भूलिएगा, जो कश्मीर में पाया जाता है, सब ज्योग्राफी में लिखे हैं, पढ़े हैं। और करेवा केसर के लिए ज्यादा उपयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया जलोढ़ मिट्टी का है, जो नदियों के अवसाद से बनती है। उसके भी दो रूप होते हैं, एक खादर होता है, दूसरा बांगर होता है। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। खैर हम अभी खादर बांगर से बाहर निकलते हैं। तो ये जो स्वरूप था, यही मैंने कहा कि जितनी भी नीतियां बनी, सभी नीतियों का, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक थी, चाहे वो आर्थिक थी, चाहे वो प्रशासनिक न्यायिक थे, सभी का उद्देश्य ब्रिटिश हितों का संवर्धन करना था। इसलिए विभिन्न वर्गों के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। तो पहले तो नीति को हम पूरा कर लें, और नीति के पूरा करने की कड़ी में ब्रिटिश आर्थिक नीति शेष है, तो पहले हम ब्रिटिश आर्थिक नीति को पढ़ लेंगे। फिर प्रतिक्रिया को हम 3 स्तर पे देखेंगे। एक किसानों और आदिवासी और नागरिकों की प्रतिक्रिया, लेकिन उसमें एक बिहार विशेष एंगल होगा। दूसरा प्रतिक्रिया है सामाजिक और धार्मिक प्रतिक्रिया, और इस प्रतिक्रिया की कड़ी में है महाप्रतिक्रिया, जो 1857 का विद्रोह था। और उसका कारण मूलतः आर्थिक, पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री और तात्कालिक तो अलग से है ही। तात्कालिक में था चर्बी वाला कारतूस, जो नए राइफल को दिया गया, उसमें यह अफवाह फैली कि जो कारतूस का प्रयोग होता है उसमें जो चर्बी है वो गाय और सुअर का है, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों की भावनाओं को आघात पहुंचा। और इसी क्रम में यह विद्रोह हुआ तात्कालिक कारणों से लैस। हालांकि इसकी पूर्व पीठिका बैरकपुर 34वीं इन्फेंट्री के मंगल पांडे, जिसने ह्यूगसन और बाग को गोली मार दी थी, वहीं से शुरू होती है। लेकिन तात्कालिक रूप से इसकी विधिवत शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर करते हैं, जो बाद में बेचारे को रंगून जाना पड़ा। और सैनिक नेतृत्व वक्त खां ने दिया था। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे उत्तर भारत हो कि पूर्वी भारत हो, वहां पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया। जैसे पूर्वी भारत में आसाम में मणिराम दत्ता के द्वारा, उड़ीसा में सुरेंद्र साई के द्वारा, उत्तर भारत में इलाहाबाद में लियाकत अली के द्वारा, फैजाबाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रचारक और विरोधी अंग्रेजों का अहमदुल्ला के द्वारा, 80 वर्ष के हड्डी में जागा दोष पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था, जगदीशपुर। कुंवर सिंह को भला कैसे भूल जाइएगा, बीपीएससी का सबसे हिट क्वेश्चन है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के साथ साथ अमर सिंह,
जिसने ली ग्रांट, कुंवर सिंह ने ली ग्रांट की सेना को पराजय किया था 23 अप्रैल को, और उस 23 अप्रैल को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में कुंवर सिंह ने दानापुर के सैनिकों का भी विद्रोह किया था और फिर आजमगढ़ पर कब्जा किया था। इसको भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। इन कारणों के अलावा इसके स्वरूप काफी महत्वपूर्ण है। उन स्वरूपों में यह माना गया कि यह सिपाही विद्रोह था, जो सीले ने और लॉरेंस ने कहा। लेकिन बीडी सावरकर ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विषय में बीडी सावरकर ने कहा, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में बैठ करके उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वो बीडी सावरकर के द्वारा ही लिखी गई थी। आज देखो कि अंडमान निकोबार देश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेस में है, जबकि एक समय उसको काला पानी समझा जाता था। इसके अतिरिक्त हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र आउटरम ने कहा, आउटरम और टेलर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र है। अंग्रेजों का एक ग्रुप ने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष है, हम लोग अंग्रेज ज्यादा सभ्य हैं, तुम भारतीय लोग असभ्य हो। टी.आर. होम्स ने इस थ्योरी को दिया। ठीक है, तो ये स्वरूप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो लीडरशिप किया वो मैंने आपको बताया, और उस लीडरशिप के करीब में ब्रिटिश लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है, जो हैवलॉक, निकोलसन, हटसन, ह्यूरोज इत्यादि ने भिन्न भिन्न रूपों में दिया, जिसका सबका उद्देश्य एक ही था कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचा के रखना था। वहीं भारतीयों का उद्देश्य सभी का अलग अलग था। कुछ ने तो बजाबता ब्रिटिशों का समर्थन किया, जिसमें पाटियाला के जिंद और आपके ग्वालियर के सिंधिया आदि ने इसका समर्थन, अंग्रेजों का समर्थन भी किया। जो हमारे आधुनिक मध्यम वर्ग, शिक्षित मध्यम वर्ग थे, वो अपने आप को उदासीन रखे, तटस्थ, कि कोई निप्र हो उससे मुझे क्या लेना। हालांकि उनका दृष्टिकोण यही था कि यदि परंपरावादी तत्व, रूढ़िवादी तत्व, 1857 के विद्रोही नेता यदि सफल हो जाते हैं तो ऑर्थोडॉक्स को बढ़ावा मिलेगा, और अंग्रेज यदि सफल होते हैं तो प्रोग्रेसिव तत्व को। लेकिन अंग्रेज के साथ दिक्कत, भारतीय मध्यम वर्ग के साथ दिक्कत यह था कि वो यह चाहते भी नहीं थे कि अंग्रेज ज्यादा समय तक एग्जिस्ट करे। तो ये सब इस किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में जो हमारा मिडिल क्लास था वो इनर्ट पड़ा रहा। ठीक है कि नहीं? तो स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजों को विजय प्राप्त करने में आसानी हुई। केनिंग ने, जो उस समय 1857 में भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि देसी रियासत ने तरंग रोध का काम किया। यदि देसी रियासत न होता, कई देसी रियासत न होता, तो हमारी विजय की संभावनाएं छिन्न थी, और हम 1857 में ही अपने बोरिया बिस्तर को लेकर लंदन विदा हो जाते। लेकिन इन देसी रियासतों ने अपने सीमित स्वार्थ में भिन्न भिन्न विद्रोही नेताओं का विरोध किया। तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट में परिणाम क्या निकला? परिणाम तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम के मूलभूत बिंदु, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। गवर्नर जनरल का नाम चेंज कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। पहले वायसराय केनिंग ही थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल भारत के थे। एक भारत सचिव पद की नियुक्ति की गई, जो ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह होगा। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल बनाई गई, जिसका खर्चा इंडियन हो, जो चेकर है हमारा, जो भारत है उसके राजस्व से हम उसको देंगे। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण प्रावधान की घोषणा कहां से हुई? तो इसको रानी की घोषणा कहा गया, क्वीन प्रोक्लेमेशन, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से। क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय जो आपातकालीन मुख्यालय है वो इलाहाबाद को ही बनाया गया था, क्योंकि इलाहाबाद का जो क्षेत्र था अवध, सबसे ज्यादा सैनिक वहीं के हिस्सा लिए थे, और अवध से लेकर फैजाबाद से लेकर इलाहाबाद से लेकर और झांसी वासी का जो एरिया था, उससे निपटने में सरकार को कठिनाई महसूस हो रही थी। इसलिए इमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद को बनाया गया था, और वहीं से केनिंग ने इस महारानी की घोषणा को किया था। यही 1857 का विद्रोह है, और इसे ही आपको ध्यान में रखना है। और इस 1857 के विद्रोह के बाद स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है, जिसकी पृष्ठभूमि आरंभिक संगठनों के द्वारा आपको देखेंगे, चाहे उसमें बंग भंग सभा हो,
चाहे ईस्ट इंडियन एसोसिएशन हो, चाहे उसमें पूना सार्वजनिक सभा हो, चाहे मतलब जितने भी बम्बे प्रेसिडेंसी हो, मद्रास महाजन सभा हो, वो पूर्व पीठिका थी। और इन सब से मिलकर जो संगठन बना, मैंने इस संगठनों से प्रेरणा लेकर, जो ये तो क्षेत्रीय संगठन सब था जो कुछ खास क्षेत्र और कुछ खास वर्ग को के हितों को प्रभावित कर रहा था, लेकिन एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी कड़ी में लॉर्ड डफरिन के समय में संस्थापक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर इटावा के, कलेक्टर ऑर्निथोलॉजिस्ट हर्मिट ऑफ शिमला मिस्टर एओ ह्यूम्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अपने कितने सदस्य के साथ? अपने 72 सदस्यों के साथ इसकी स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, जिसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और यहीं से कहानी आरंभ होती है स्वतंत्रता संग्राम के 3 चरणों में, उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी। यही तो आपको जानना है और समझना है। अब हम लोग आरंभ करते हैं ब्रिटिश आर्थिक नीति का। तो लिखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति। हम लोग की टॉपिक है ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश आर्थिक नीति, ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीति में सबसे पहले लिखिए ब्रिटिशों की आर्थिक नीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सबसे महत्वपूर्ण पक्ष सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भूमि कर व्यवस्था थी। भूमि कर व्यवस्था थी। भूमि कर ठीक है, भूमि कर राजस्व व्यवस्था थी, जिसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे। जिसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे। जिसके 3 महत्वपूर्ण पक्ष थे। पहला पहला है अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती, पहला है अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था। पहला है अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्ती या जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था। इस्तमरारी व्यवस्था, ये पहली व्यवस्था थी, जिसके केंद्र में क्या था? गांव, जमींदार। जिसके केंद्र में क्या है? गांव या जमींदार। नाम से ही स्पष्ट है किसकी व्यवस्था थी? किसकी व्यवस्था थी? किसकी व्यवस्था थी? तो गांव जमींदारों की व्यवस्था थी। जमींदार को केंद्र बिंदु में बनाया गया। किसने शुरू किया इसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लिखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के रिपोर्ट पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के रिपोर्ट पर,
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के रिपोर्ट पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जॉन सोर के रिपोर्ट पर 1793 में 1793 में बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत लिख देंगे, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत में शुरू की गई, संयुक्त प्रांत में शुरू की गई, संयुक्त प्रांत में शुरू की गई। ठीक है, तो कहां शुरू हुआ, किसके समय शुरू हुआ, किसके रिपोर्ट पर शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और केंद्र बिंदु में कौन थे, इसको ध्यान रखना है। केंद्र बिंदु में थे जमींदार। सारा राजस्व का संकलन कौन करेगा, जमींदार करेंगे। इसलिए जब पूछे कि इसके केंद्र बिंदु में कौन है, तो जमींदार है, गांव है, और गांव का मुखिया कौन होता था, जमींदार। लंबे काल तक हम लोग के राज्यों में जो सामाजिक आर्थिक असमानता है, बंगाल बिहार उड़ीसा में एक समय सबसे ज्यादा था, और बंगाल से ही नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। ये नक्सलवादी आंदोलन के पीछे का तर्क यही है, भूमि की असमानता। नक्सलवादी गांव था कहां, बंगाल में। कानू सन्याल ने इस व्यवस्था का सबसे पहले विरोध किया और हिंसा के आधार पर व्यवस्था को स्थापित करने की बीरा पीरा उठाई, और मात्सो तुंग के सिद्धांत पे चला कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और जो बंदूक की नली पर कैप्चर करेगा वही सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि उसे बहुत बड़े स्तर पे मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो कई क्षेत्रों को प्रभाव में रखा, विशेषकर उन क्षेत्रों को जो विकास से कतिपय कारणों से वंचित रह गया, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र। जहां तक हम विकास के प्रकाश को पेनेट्रेट नहीं कर पाए, हम पहुंचा नहीं पाए, और इसका लंबे काल तक हमें दुष्प्रभाव झेलना पड़ा। जैसे जैसे विकास पहुंच रही है, देख लीजिए कश्मीर में ही जैसे जैसे विकास पहुंच रही है, वैसे वैसे लोगों का जो हुजूम है, पर्यटन सेक्टर वहां का मजबूत होता जा रहा है। और जितना मजबूत पर्यटन सेक्टर होगा, स्वाभाविक है कि ऐसे भी कहा जाता है कश्मीर को ठीक करना है, पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कीजिए, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कीजिए, वहां के युवाओं को खेल से जोड़िए, उसका जो एनर्जी है उसको जब आप स्पोर्ट्स से जोड़ दीजिएगा, पर्यटन के माध्यम से नौकरी से जोड़ दीजिएगा, तो फिर धीरे धीरे उसके प्रभाव, वो तो एक नस्ल होता है ना, कि एक नस्ल यदि भारत का विरोध कर रहा है तो उसको जोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन जब वो नस्ल समाप्त होगा तो दूसरा जो नेक्स्ट नस्ल है वो क्या हो जाएगा, वो स्वाभाविक तौर पे विकास के प्रकाश को देखेगा तो आनंदित होगा। ठीक है कि नहीं, और आनंदित होगा तो भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद है, और भारत जिंदाबाद रहेगा। सीधी सी बात है, मूल बिंदु। इसीलिए कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10वां सम्मेलन, 10वां सत्र, और प्रधानमंत्री जी डल झील के पास योग कर रहे थे। कभी डल झील के पास कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उसका एक चौक है लाल चौक, उस चौक पर कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई भारतीय वहां जाएगा, और आज वहां हजारों की संख्या में रात में लोग वहां एंजॉय करते हैं, मोमो खाते हैं। यही तो बदला। ठीक है कि नहीं, क्या हश्र हुआ वो देख लिया। जो मैं कहा करता था कि फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती सईद जो भी थी, उन लोग के पास इतना पेनेट्रेशन पावर होता तो जब 370 हटाया गया तो लोग आंदोलित हो जाते, आमरण अनशन करते, गांधीवादी सत्याग्रह करते। सेना थी तो पत्थर फेंकता तब ना उसको अंदर कर देता, लेकिन गांधीवादी सत्याग्रह करने में कभी भी आपको अंदर नहीं हो सकता है। लेकिन एक चूं शब्द का कहीं विरोध नहीं हुआ, और जब विकास तेजी से पहुंचा, गांव तक सड़क पहुंच गई, स्कूल पहुंच गया, तो स्वाभाविक है कि उसको लगने लगा कि यही सब हमारे पतन की जड़ थी, और 370 का घूंटी पढ़ाया गया। लाभ 370 से किसको मिला, लाभ मिला उस बुर्जुआ, उस क्लास को जो सत्ता में था, क्योंकि उस फंडिंग का ऑडिटिंग नहीं होती थी। ठीक है कि नहीं। अब क्या होने लगा, अब तो जनता का शासन, जनता का प्रतिनिधि,
लोकतंत्र में हिस्सा लिया। 52% 53% लोगों ने लोकतंत्र में हिस्सा लिया, बिहार में 55%। जो कहा जाता है कि पॉलिटिकली सबसे ज्यादा जागरूक है। हर चौक चौराहे पे 2 राजनीति शास्त्र के विद्वान मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं। और क्या हुआ, ये भी विद्वान है, इकबाल भी विद्वान है क्या, राजनीति शास्त्र के तुम भी विद्वान हो, अच्छा अच्छा। नहीं, ये कोई अतिशक्ति नहीं है। हर चौक चौराहे पे, हर परिवार में एक राजनीतिक शास्त्र का अघोषित प्राध्यापक आपको मिल जाएगा, जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विषय में प्रकाश डालेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु हमने बताया कि कहां पर यह व्यवस्था थी, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में थी। कितने क्षेत्र में थी, 19%। संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत, 19%। पैसा कौन वसूलता था, पैसा वसूलता था जमींदार। आपकी जानकारी में दे दे कि कुछ वर्षों तक तो प्रयोग ही चलता रहा। पलासी के युद्ध के बाद डायरची सिस्टम बक्सर के बाद लागू हुआ। 2 दीवान की नियुक्ति हुई, भारतीय दीवान थे, और वो दोनों भारतीय दीवान सही ढंग से काम न कर पाए। हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने 5 वर्षीय भूमि व्यवस्था को लागू किया, लेकिन वो 5 वर्षीय व्यवस्था भी सही ढंग से काम नहीं कर सका। राजस्व का जितना आकलन सरकार ने किया उतना राजस्व नहीं मिल सका। तो कॉर्नवालिस तो हर बिंदु पे निर्माता था, तो उसने सबसे पहला कहा कि नहीं, इससे फायदा नहीं होगा। जॉन शोर कमेटी बनी, और जॉन शोर कमेटी ने रिपोर्ट दिया, और उसी रिपोर्ट के आधार पर इस व्यवस्था को लागू किया गया। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स की 5 साला व्यवस्था या 5 वर्षीय व्यवस्था को भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी मिलाने जुलाने हिलाने में दे सकता है। नोट में लिख दीजिए, नोट में। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 से 1777 के बीच, 1772 से 1777 के बीच, 1772 से 1777 के बीच पंचवर्षीय भूमि व्यवस्था को लागू किया। पंचवर्षीय भूमि व्यवस्था को लागू किया। पंचवर्षीय भूमि व्यवस्था को लागू किया। सत्रह सौ 77 से 1 वर्षीय व्यवस्था लागू हुई। 1777 से 1 वर्षीय व्यवस्था लागू हुई, जो 1790 तक चलती रही। जो 1790 तक चलती रही। जो 1790 तक चलती रही। उसके बाद कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया और 1793 में इसे अस्थायी कर दिया। और 1793 में इसे अस्थायी कर दिया। 1793 में इसने अस्थायी कर दिया। अस्थायी कर दिया। ये मूल बातें। अब आइए कि जो राजस्व लिए जाते थे, वो राजस्व कितना जमींदार रखता था और कितना सरकार रखती थी। तो सरकार रखती थी 89%। मान लिया 1 किलो आया तो 89% जो हुआ, ठीक है कि नहीं। और 11% कौन रखता था, जमींदार। मैंने 10/11 भाग अंग्रेज रखता था, सरकार रखती थी, और 1/10 भाग जमींदार रखते थे। तो लिखेंगे इस व्यवस्था में, पॉइंट करके लिख रहे हैं ना,
इस व्यवस्था में सरकार को 10/11 हिस्सा 10/11 हिस्सा और जमींदार को 1/11 हिस्सा जाता था, और जमींदार को 1/11 हिस्सा जाता था। ठीक है, जाता था। भूमि पर उसके अधिकार वंशानुगत थे। भूमि पर जमींदारों के अधिकार वंशानुगत थे। भूमि पर जमींदारों के अधिकार वंशानुगत थे। लेकिन कब तक वंशानुगत थे? जब तक कि वो सही समय पर, सही टाइम पर वह लगान देता रहता। और जिस तिथि को निर्धारित की गई है कि आज 22 जून शाम 5 बजे तक यदि आप के क्षेत्र वाला हिस्से से राजस्व नहीं आएगा तो आपकी जमींदारी समाप्त, और दूसरे को जमींदारी दे दी जाएगी। इसीलिए इसको सूर्यास्त कानून भी कहा गया, सनसेट लॉ कहा गया, क्योंकि एक निश्चित समय तक उस राशि को जमा करना था। इसीलिए इसको क्या कहा गया? सनसेट लॉ। तो वहां पे लिख देंगे यद्यपि जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक, एक निश्चित तिथि तक लगान देनी होती थी। एक निश्चित तिथि तक लगान देनी होती थी। एक निश्चित तिथि तक लगान देनी होती थी। इसलिए इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना गया। इसीलिए इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना गया। सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना गया। किसे? इस व्यवस्था को। इस व्यवस्था को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना गया। चलिए, इस व्यवस्था से 2 लाभ हुए हैं। सरकार को 2 लाभ हुआ सीधे तौर पर। एक, सरकार की आय निश्चित हो गई, और जिससे कि वो अब राजनीतिक विस्तार कर सकता था। और दूसरा, जमींदार के रूप में उसको एक शक्तिशाली राजनीतिक तबका प्राप्त हो गया, जो सरकार के हित में हमेशा झंडा उठा के रखता था। तो मैंने भारत में ही उसको एक शक्तिशाली वर्ग भी मिल गया, जमींदारों का समर्थन मिल गया, और दूसरा एक निश्चित आय मिल गई। तो इसके सीधे तौर पे 2 फायदे हुए। तो लिखेंगे इस व्यवस्था के 2 प्रत्यक्ष लाभ कंपनी को मिली। सरकार कौन था? कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस व्यवस्था के 2 लाभ कंपनी को मिली। कंपनी को मिली। पहला, कंपनी की आय निश्चित हो गई। और दूसरा, जमींदार के रूप में एक नया राजनीतिक शक्तिशाली वर्ग का लाभ मिला। जमींदार के रूप में एक नया शक्तिशाली वर्ग का लाभ मिला। एक नया शक्तिशाली वर्ग का लाभ मिला। एक नया शक्तिशाली वर्ग का लाभ मिला। अब क्वेश्चन का स्वरूप कैसा भी हो, आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होंगे, चाहे वो सत्य पर विचार करने के लिए दे,
असत्य पर विचार करने के लिए दे, मिलाने में दे, हिलाने में दे, डुलाने में दे, या सिंगल फैक्ट दे, कहीं भी कठिनाई नहीं होगी यदि आप याद करके रख लिए तो, नहीं तो है ही। तो इस तरह से आपका ये जो पहली व्यवस्था है अस्थाई व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था, वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। ठीक है कि नहीं? और अत्यधिक शोषणकारी थी तो किसानों को इससे कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। ठीक है कि नहीं? जो अच्छा किसान था उसने कृषि भूमि के गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दिया, और अधिकांश जमींदार तो शहर में ही रहते थे, गांव में तो रहते भी नहीं थे। एक नई अवधारणा का भी जन्म हुआ, अब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ठीक है कि नहीं? मैंने ऐसा गांव का प्रधान जो शहरों में रहता था और उनका उसका अंग्रेजों से अच्छा खासा नाता रिश्ता होता था, राजस्व आती थी गांव से, रहता था शहर में, तो कंसेप्ट उभरा अब्सेंटी लैंडलॉर्ड, अनुपस्थित जमींदार वर्गवाद। ठीक है कि नहीं? जो गांव पर शासन करता था उसको पुलिसिया अधिकार भी प्राप्त था, उसको राजस्व अधिकार भी प्राप्त था। कालांतर में कॉर्नवालिस ने ही उस पुलिसिया अधिकार को क्या किया? समाप्त कर दिया, और थाना, दरोगा जैसे महान पदों का सृजन हुआ, एसपी जैसे महान पदों का क्या हुआ? सृजन हुआ। सिविल सेवा का जनक पढ़े थे ना, सिविल सेवा का जनक, पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस थे, और उसी से सबसे पहले पुलिसिया अधिकार भी लिया गया, क्योंकि ऐतिहासिक कारणों से उसके पास समस्त अधिकार व्याप्त थे, और इसीलिए अंग्रेजों ने जमींदार को ही चुना कि वही वो सक्षम वर्ग है जो हमें राजस्व दिलवा सकता है, और सीधे तौर पे हमें भारतीयों के प्रतिरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। वो तो छल कपट प्रपंच और षड्यंत्र के द्वारा और सीमित युद्ध के द्वारा उसने सत्ता हासिल की थी। उसे कभी तो शक्तिशाली जन आंदोलन का सामना तो करना नहीं पड़ा था, और यदि इस तरह से हरकत यदि शुरू में ही करता तो हो सकता था कि शक्तिशाली जन आंदोलन का सामना करना पड़ता, उसे सत्ता गंवानी पड़ती। इसलिए भारतीयों को उसने ढाल बनाया। यही उसके पीछे का तर्क था। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है, यही आपके मूलभूत पॉइंट्स है। सारा पॉइंट्स तो लिखा ही दिए। अब आता है दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। फिर नए क्षेत्रों तक हम पहुंचे। नए क्षेत्र कहां तक हम पहुंचे? हम पहुंचे बंबई में, हम पहुंचे मद्रास में। जैसे जैसे ये तो 1793 तक का भारत था, जो बंगाल के आसपास का था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, वो तो सब एक ही में आता था पहले, बंगाल। तो बंगाल में तक ही उसका प्रभाव क्षेत्र हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो रहा था? एक्सटेंशन हो रहा था। मैसूर, मराठा, नहीं, हम दक्षिण भारत जा रहे थे। अब एक नई समस्या वहां भी उत्पन्न हुई कि वहां भू राजस्व का स्वरूप कैसा हो। तो वहां पर आकलन किया गया, और आकलन जो किया गया तो देखा गया कि अस्थाई बंदोबस्ती तो ठीक है, लेकिन अस्थाई बंदोबस्ती में एक हिस्सा जमींदार ले लेता है, 11% हिस्सा कौन ले लेता है? 89% हिस्सा सरकार से, 11 उसको भी क्यों दे? तब मुनरो साहब ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था हमारे पास है जो हजारों सालों से भारत में वो लागू है। और कौन सी व्यवस्था है? तो उस व्यवस्था का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत मतलब किसान। और ये व्यवस्था हजारों सालों से हम किसी मेडियोकर को नहीं देंगे, हम डायरेक्ट किसानों से वसूलेंगे और किसान को ही उसका लाभ देंगे। लेकिन लाभ क्या हुआ? जहां 33 से 40% जमींदारी में था, इसके काल में 40 से 45 हो गया रैयतवाड़ी में। और साथ में यह भी प्रावधान कर दिया गया कि समय समय पे इसमें बदलाव किया जा सकता है, और समय समय पे बदलाव किए भी गए। तो ये इसके संबंध में मूलभूत बातें हैं, बेसिक बातें। पहला यही है, तो लिखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था का जन्म, इस व्यवस्था का जन्म रीड और मुनरो ने, रीड और मुनरो ने दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में 1792 में सबसे पहले, 1792 में सबसे पहले
1792 में सबसे पहले 12 महल में, 12 महल में लागू की। कहाँ? 12 महल, अंडरलाइन करो, 12 महल। कब? 1792। किसके द्वारा? रीड और मुनरो के द्वारा। 1820 में संपूर्ण मद्रास में, 1820 में संपूर्ण मद्रास में मुनरो के द्वारा लागू कर दी गई। मुनरो के द्वारा लागू कर दी गई। मुनरो के द्वारा लागू कर दी गई। 1825 में बम्बे और फिर आसाम में लागू हुई। 1825 में बम्बई आई और आसाम में लागू हुई। लागू हुई। उल्लेखनीय है कि मुनरो ने, उल्लेखनीय है कि मुनरो ने, उल्लेखनीय है कि मुनरो ने, उल्लेखनीय है कि मुनरो ने इसी व्यवस्था के विषय में, इसी व्यवस्था के विषय में, इसी व्यवस्था के विषय में, इसी व्यवस्था के विषय में इसी व्यवस्था के विषय में यह कहा कि यह व्यवस्था हजारों वर्षों से भारत में, यह कहा कि यह व्यवस्था हजारों वर्षों से भारत में लागू है। यह व्यवस्था हजारों वर्षों से भारत में लागू है। यह व्यवस्था हजारों वर्षों से भारत में लागू है। कौन व्यवस्था? कौन व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें भू राजस्व की दरें क्या थी? 33 से 50%। लेकिन कभी भी 33% नहीं लिया गया, आधा ही लिया गया। तो लिख देंगे भू राजस्व की दर 33 से 50% थी और परिवर्तनशील थी। 33 से 50% थी और परिवर्तनशील थी। 33 से भू राजस्व की दर, भू राजस्व की दर 33 से 50% थी, 33 से 50% थी और परिवर्तनशील थी, और परिवर्तनशील थी, और परिवर्तनशील थी। अब सवाल उठा कि वसूलेगा कौन इसको? तो सरकारी कर्मचारी वसूलता था। जिसका प्रभाव आज तक है, उस अमीन का, उस सीआई साहब का, नहीं, राजस्व कर्मचारी का, आज भी सबसे बड़ा साहब गांव वाला सब उसी को मानता है। जमीन में जितना उल्टा पुल्टा काम है तो के पाठक ने प्रभार नहीं लिया, नहीं तो स्वतंत्र भारत में पहली बार समझ में आता कि हम लोग इसका रस्वास्वादन करते कि कैसे भूमि व्यवस्था को सरकार भी पूरी तरह से पजल हो जाती है। अब तो खैर ऑनलाइन डिजिटल वगैरह हो रहा है, नहीं तो देश में, राज्य में सबसे ज्यादा विवाद यदि कुछ है तो भूमि विवाद है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो इसको वसूलता था कौन? राजस्व कर्मचारी। तो लिखेंगे इसे राजस्व कर्मचारी के द्वारा वसूले जाते थे। इसे राजस्व कर्मचारी के द्वारा वसूले जाते थे। राजस्व कर्मचारी के द्वारा वसूले जाते थे। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का
अधिकार प्राप्त था, मालिकाना अधिकार प्राप्त था। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्राप्त था, भूमि का मालिकाना हक प्राप्त था। मालिकाना हक प्राप्त था। कौन सा चीज प्राप्त था? किसान के पास अधिकार प्राप्त थे, इसमें नो डाउट। लेकिन यही व्यवस्था है कि जिसने भारत में साहूकार, सिनेमा वगैरह में, मदर इंडिया फिल्म में देखे होंगे कैसा होता था 64 टाइप का साहूकार, जो खाता वही लेके चलता था और उसको लोन देता था, क्योंकि उसको भू राजस्व अदा करना पड़ता था, और उस भूमि को अपने कब्जे में रख लेता था। चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा उस पर उसके ऋण को बढ़ाया जाता था और अंत में उसकी भूमि को कैप्चर कर लेता था। तो ये दर्दनाक दास्ता, आपने एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, सबसे पहले उसी में आप देखेंगे, ठीक है कि नहीं? सचित्र चित्रण, उसमें सचित्र विवरण प्रस्तुत किया गया है। फिलहाल तो यह ध्यान रखिए कि साहूकार पर, जैसे जमींदार वर्ग अस्थाई बंदोबस्ती में उत्पन्न हो गया, अस्थाई हो गया, उसी तरह से साहूकार वर्ग रैयतवाड़ी व्यवस्था में साहूकार वर्ग का अभ्युदय हुआ। तो लिखेंगे इस व्यवस्था में साहूकार वर्ग का विकास हुआ, जिसने किसानों का अंतहीन शोषण किया, जिसने किसानों का अंतहीन शोषण किया, जिसने किसानों का अंतहीन शोषण किया। यह व्यवस्था समस्त भारत के भूमि के 51% पर, यह व्यवस्था समस्त भूमि के 51% हिस्से पे लागू की गई। भूमि में प्रकाश बाबू हर शिकार होता है, ठीक है? कितने प्रतिशत भूमि पे लागू की गई? 51% भूमि पे लागू की गई, ठीक है? कितने प्रतिशत पे? 51% पे लागू की गई। मतलब सबसे अधिक कौन सी व्यवस्था लागू हुई? रैयतवाड़ी व्यवस्था, और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि 19% कौन सी थी? अस्थाई बंदोबस्ती थी। आपसे व्यवस्था भी दे देगा और दे देगा रैयतवाड़ी किसान, अस्थाई बंदोबस्ती महाल गांव। आपका महालवाड़ी व्यवस्था जमींदार सत्य को चुने, 1 सही है, 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 सही है। कौन सा सही है? कि रैयतवाड़ी किसान, और अस्थाई में तो मुखिया नहीं था, उसमें गांव था, गांव का मुखिया, ठीक है कि नहीं? महाल जिसको हम लोग कहते थे, महालवाड़ी व्यवस्था में महाल पे बल दिया गया, गांव के मुखिया पे बल दिया गया। अस्थाई बंदोबस्ती में केंद्र बिंदु में कौन थे? जमींदार। वसूलता था कौन? जमींदार वसूलता था। तो इस तरह के प्रश्नों को दे सकता है, या दे देगा स्थायी बंदोबस्ती वारेन हेस्टिंग्स, महलवाड़ी व्यवस्था मैकेंजी, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड। 1 सही है, 2 माने बी में 2 3 सही है, 1 3 सही है, इस तरह से दे देगा तो 2 और 3 सही है। रैयतवाड़ी भी ठीक है और महलवाड़ी भी ठीक है। अस्थाई बंदोबस्ती वारेन हेस्टिंग्स ने नहीं लागू किया था, अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया था कॉर्नवालिस ने। किसके रिपोर्ट पर? जॉन सोर के रिपोर्ट पर, याद रखिएगा। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे तथ्य यही रहेगा, इसी को रट लीजिएगा। पूरे संपूर्ण तथ्य की विवरणी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्तर पे कर दी गई है। अब वो कहते हैं कि आपका मेहनत, आपका कमिटमेंट अब डिपेंड करता है, आपकी मेमोरी डिपेंड करती है, ठीक है कि नहीं? जितना आप काम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, वो तो सीधी सी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा रैयतवाड़ी भी क्या हो गया? समाप्त हो गया।
रैयतवाड़ी के बाद आता है महलवाड़ी व्यवस्था, तो लिखेंगे महलवाड़ी। यह व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में, यह व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में 1822 में पंजाब और मध्य प्रांत, पंजाब मध्य प्रांत पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू। पंजाब कहां कहां लागू था, तो पंजाब मध्य प्रांत और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू। इस व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार था। नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार था, इसलिए कर वसूलने का अधिकार, गांव के मुखिया को दिया गया, जिसको महाल कहते थे। इसीलिए कर वसूलने का अधिकार किसको दिया गया, गांव के मुखिया को दिया गया। इसीलिए कर वसूलने का अधिकार किसे दिया गया, गांव के मुखिया को दिया गया। कर वसूलने का अधिकार किसको दिया गया, गांव के मुखिया को दिया गया। लेकिन ध्यान रहे कि भूमि का स्वामी किसान था। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान रहे कि भूमि का स्वामी किसान था, भूमि का स्वामी किसान था, भूमि का स्वामी किसान था, जिन्हें भूमि बेचने या गिरवी रखने का भी अधिकार प्राप्त था, जिन्हें भूमि बेचने और गिरवी रखने का भी अधिकार प्राप्त था। भूमि बेचने और गिरवी रखने का भी अधिकार प्राप्त था। किस व्यवस्था में, महलवाड़ी में। टिक लगा लो, टिक लगाइए। नेक्स्ट, अब भूमि कर कितना था, भूमि कर 30 सालों के लिए 66% था। जब डलहौजी का शासन आया, और डलहौजी चूंकि आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है, तो उसने इसको कम करके 50% किया, लेकिन फिर भी क्या था, अधिकतम था। तो लिखेंगे आरंभ में 30 वर्षों तक, आरंभ में 30 वर्षों तक, आरंभ में 30 वर्षों तक 66% भूमि कर था उपज का। उपज का, उपज का 66%। 30 सालों तक, 30 सालों तक, 30 साल तक 66% था। लिख लिए। डलहौजी के समय में इसे पुनः इसे 50% कर दिया गया। डलहौजी के समय में इसे 50% कर दिया गया। किसे, किस व्यवस्था को, किस व्यवस्था को, महलवाड़ी व्यवस्था, 50% कर दिया गया। लास्ट, इस व्यवस्था में कर किसान से नहीं बल्कि पूरे गांव से लिए जाते थे। इस व्यवस्था में कर एक किसान से नहीं, एक किसान पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर लगता था। इस व्यवस्था में कर एक किसान पर नहीं
एक किसान पर नहीं बल्कि बल्कि पूरे गांव पर लगता था, पूरे गांव पर लगता था, पूरे गांव पर लगता था। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स को एकदम जेहन में रखना, कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रभाव क्या पड़ा इसका? एक तो सरकार के राजस्व में वृद्धि हो गई, और दूसरा प्रभाव किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। वो जो गांव का मुखिया था वो धीरे धीरे जमींदार, जो अस्थाई बंदोबस्ती का जमींदार था, उस स्थिति में आ गया, और ठीक उसी तरह से शोषण किसानों को करने लगा जैसे अस्थाई बंदोबस्ती में जमींदार किया करते थे। तो इसीलिए स्वरूपगत नाम अलग था, लेकिन स्वरूपगत जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं था। स्वरूपगत अंतर में क्या होता कि 20 से 25%, या धर्मशास्त्र के अनुसार, प्राचीन भारत में पढ़े ना कि धर्मशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दर कितनी थी, बताओ बजरंगी। धर्मशास्त्र के अनुसार भू राजस्व की दर कितनी थी नीतीश कुमार? 1/6 था। तो कितना कम था? 15-18% आपका भू राजस्व की दर था। मिडाइवल काल में, मिडाइवल काल में तुम बताओ बच्चे, रोज आ रही हो आजकल, अच्छा लग रहा है, बताओ सर, तो फिर सोच लीजिए तब। हाँ, आज बार आप पूछ लीजिए, कल से फिर हम दिखाई नहीं देंगे, खड़ी हो। मिडाइवल नहीं, तुम नहीं, अरे तुम तो अभी। मिडाइवल काल में कौन से 2 शासक थे जिसके समय में भूमि कर का दर 50% था? कौन से 2 ऐसे मध्यकालिक शासक थे जिसके समय में भूमि कर का दर 50% था? बताओ बताओ, सब कॉपी उपी उलट लो, ढूंढ लो। प्रभात जी खड़े होइए, अलाउद्दीन खिलजी और नारायण बाबू आए हैं? नारायण बाबू, अजय बाबू नहीं आया है। अच्छा नारायण, आगे बैठ करके तुम खड़ा हो। कौन कौन थे 2? उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी, और हो गया हाफिज मोहम्मद बिन तुगलक। और कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके सब 2 ही ऐसा शासक था जिसके समय में भू राजस्व की दर 50% थी। वो 2 शासक कौन से थे? एक था अलाउद्दीन खिलजी, एक था अलाउद्दीन खिलजी, और दूसरे थे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके समय में भू राजस्व की दर 50% थी। ये द्वाब क्षेत्र में जो था, जितने द्वाब क्षेत्र थे, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को हम द्वाब क्षेत्र कहते हैं। जो द्वाब क्षेत्र थे वहां 50% ये लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला शासक था जिसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की नींव रखी थी। नाम था दीवाने को ही। कब याद कीजिएगा, परीक्षा जब हो जाएगी तब बैठ जाइए, श्रीमान लोग बैठ जाइए, सम्मान से बैठ जाइए, ठीक है भाई। बुरा लग जाएगा तो कल से आना छोड़ देगा, ये तो बड़ा नहीं कि बुरा लग गया, राजा साहब लोगों को बुरा लग गया, महारानी साहिबा लोगों को बुरा लग गया, तब तो बड़ा गजब हाल है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु क्या है जो मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि ब्रिटिशों के काल में 66% तक राजस्व की दर चली गई, और प्राचीन काल में हम धर्मशास्त्र के अनुसार 1/6 ही लेते थे। कहा 1/6 या कहा 2/3? 66% क्या हुआ? 2/3 हुआ। ठीक है कि नहीं? और केंद्र बिंदु में न केवल अधिक भू राजस्व बल्कि एक नए तत्व का भी जन्म हो गया, साहूकार, महाजन, और साथ में अधिकार भी दे दिया कि भूमि को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं, जिससे कि उसको राजस्व आने में कहीं कोई कठिनाई, जहां चाबुक चले कि राजस्व आ जाए। ठीक है कि नहीं? जब तक मेरी चाबुक चलेगी बसंती तुम नाचोगी, तो वो डायलॉग सुने थे ना।
तो जब तक मेरी चाबुक अंग्रेजों की चाबुक जब चलने से पहले ही क्या होता था, भूमि को गिरवी पे रख दिया, साहूकार को दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा उठाया, जल्दी से व्यवस्था किया। तो ये सारी व्यवस्था के स्वरूप में था एकमात्र एक्सप्लॉयटेशन 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 किसानों का। आज तक वो सब एक्सप्लॉयटेशन से ऊपर नहीं उठ सके। आज भी कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो भारतीय किसानों की दशा बहुत अच्छी नहीं है। मूल बिंदु पे आ जाइए। जिस धूप में बाहर निकलने से आप डरते हैं, उस धूप में खड़े होकर वो आपके लिए अनाज उत्पन्न करता है, और उसको यदि कोई सरकारी मदद या सरकारी सुविधा अतिरिक्त दे दे तो चिल्पो मचने लगता है कि किसानों के ऊपर सरकार बहुत मेहरबान हो रही है। खुद सोचिए ना कि रूम में पंखा थोड़ा सा बंद हो जाए 5 मिनट तो बेचैनी हो जाती है, ठंडा में बैठे, और वो किसान तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्षुधा को मिटाने के लिए अन्न का उत्पादन इस चिलचिलाती धूप में करता है, खेतों में जाता है। सरकार उसको जितनी सुविधाएं दे उतना कम है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि यह थी भूमि व्यवस्था, और ये आर्थिक नीति का सबसे प्रमुख आयाम था जिसको आपने देखा। इन्हीं शब्दों के साथ, अच्छा वो लिख लिए ना कितना प्रतिशत समस्त भूमि का, वो नहीं लिखे, लिख देंगे यह, तो घटा लो ना, यह समस्त भूमि का 30% हुआ ना, 30%, यह समस्त भूमि का 30% था। %30 था, ठीक है। नोट, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत का, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत का भूमि व्यवस्था का जनक कहा जाता है। भूमि व्यवस्था का जनक माना जाता है। भूमि व्यवस्था का जनक माना जाता है। भूमि व्यवस्था का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब हम लोग नीतियों के बाद चलते हैं प्रतिक्रिया में। तो अब हम लोग का नेक्स्ट अध्याय क्या है? नेक्स्ट अध्याय है ब्रिटिश नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। खुश रहो, बहुत बड़ा अधिकारी बनो। ब्रिटिश नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ये हमारा नेक्स्ट अध्याय है, जिसको ध्यान में रखिए। और इस प्रतिक्रिया की कड़ी में नागरिक प्रतिक्रिया है। कौन प्रतिक्रिया है? नागरिक प्रतिक्रिया है। कमलेश जी को बुला लो तो। कमलेश जी, दूसरा अध्याय है तो इसको ठीक कर लीजिए। नागरिक प्रतिक्रिया है दूसरा। नागरिक प्रतिक्रिया के बाद है आपका जनजाति प्रतिक्रिया है।